तसव्वुर कीजिए भारतीय रेलवे के एक सिग्नलिंग कंट्रोल रूम का। पसीने और मशीन के भारी तेल की महक और और दर्जनों स्क्रीन्स पर लाल हरी बत्तियों का वो लगातार फ्लैश होना। बिल्कुल, और खिड़की के बाहर से गुजरते हुए सैकड़ों टन भारी लोहे के इंजनों का वो कान फाड़ देने वाला शोर। मतलब क्या कोई सोच सकता है कि इस बेहद मशीनी, नीरस और तकनीकी जगह पर उम, किसी के टूटते हुए दिल की दास्तान लिखी जा सकती है? असल में आम तौर पर तो कोई नहीं सोचेगा, है ना? लेकिन आज के इस विस्तृत विश्लेषण में हम ठीक यही करने वाले हैं। हमारे सामने एक ऐसी अद्भुत हिंदी कविता है जिसने रातों रात इंटरनेट पर लाइक तहलका मचा दिया है। इस कविता ने प्यार और धोखे को समझाने के लिए वो चांद, तारों या गुलाबों का सहारा नहीं लिया है। बल्कि रेलवे इंजीनियरिंग के उन भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल किया है जिन्हें सुनकर अच्छे भले इंजीनियरों के पसीने छूट जाते हैं। बिल्कुल सही कहा। आज की हमारी इस चर्चा का मुख्य लक्ष्य यही डिकोड करना है। हम ये देखेंगे कि कैसे रेलवे के ये रूखे और मशीनी शब्द जैसे NWAKR, RWAKR, TPR और ब्लॉक सेक्शन एक अधूरी मोहब्बत और अस्वीकृति को इतनी गहराई से समझा सकते हैं। और देखिए, इस कविता ने एक बहुत ही गहरी लकीर खींच दी है। हम हमेशा से मानते आए हैं कि भावनाएं कोमल होती हैं और मशीनें ठंडी और रूखी। इंजीनियरिंग के मैनुअल में छपे शब्द ये सब सिर्फ बाइनरी कोड या सुरक्षा के नियम लगते हैं, लेकिन इस गुमनाम कवि ने इन जटिल तकनीकी शब्दों के भीतर इंसानी पीड़ा और अनिश्चितता का जो अक्स देखा है, वो किसी भी पारंपरिक गजल को टक्कर देता है। हाँ, मतलब जब हम दिल टूटने की बात एक मशीनी भाषा में करते हैं ना, तो मुझे लगता है उस दर्द की निर्ममता और भी ज्यादा चुभने लगती है। तो चलिए सीधे कविता पर आते हैं। हम सिर्फ कविता की पंक्तियां नहीं पढ़ेंगे, बल्कि उन सिग्नल्स के पीछे के असली रेलवे विज्ञान को भी समझेंगे। बिल्कुल, ताकि श्रोताओं को इसकी पूरी गहराई समझ आ सके। तो कविता की शुरुआत कुछ इस तरह होती है, जहां एक उलझे हुए रिश्ते का जिक्र है। पंक्तियां हैं, न पूरी तरह से तुम मेरी हो पाई, न उसे छोड़ पाई, तुम्हारी चाहत का इंडिकेशन बस फ्लैश करता रहा, न NWKR पिकअप हुआ, न RWKR ड्रॉप हुआ, हमारा इश्क बस आउट ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस बनकर रह गया। क्या बात है! यहाँ ये इंडिकेशन का फ्लैश करना एक ऐसा दृश्य बनाता है जैसे सिस्टम किसी गहरी दुविधा में फंस गया हो। मुझे तो ये किसी बफर होते हुए वीडियो की तरह लगा जो कभी 100% लोड ही नहीं होता। अच्छा, एनालॉजी है, लेकिन रेलवे के कंट्रोल पैनल पर फ्लैश करती हुई लाल बत्ती कोई सामान्य बात नहीं है। मतलब ये कोई बफरिंग वाला इंतजार नहीं है। अच्छा, तो फिर क्या है ये? ये सीधे सीधे खतरे का सायरन है। इसका मतलब है कि सिस्टम ने जो कमांड दी थी वो जमीनी स्तर पर पूरी नहीं हो पाई है। इसे समझने के लिए हमें पटरियों के उस हिस्से को देखना होगा जिसे पॉइंट कहा जाता है। पॉइंट, जहां से ट्रेन मुड़ती है। बिल्कुल। जब कोई ट्रेन अपना रास्ता बदलती है तो लोहे की भारी भरकम पटरियां मोटर के जरिए खिसककर नई दिशा में सेट होती हैं। जब पटरी सीधी दिशा में पूरी तरह लॉक हो जाती है तो कंट्रोल रूम को बताने के लिए एक खास रिले काम करती है। ओके। इसे NWKR यानी नॉर्मल पॉइंट इंडिकेशन रिले कहते हैं। तो नॉर्मल मतलब पटरी सीधी है। सही। और जब पटरी मुड़कर दूसरी लाइन के लिए सेट होती है तो RWKR काम करती होगी, रिवर्स पॉइंट इंडिकेशन रिले। एग्जैक्टली। अब आप समझ गई। एक मिनट, इसका मतलब ये है कि सिस्टम को हर सेकंड ये 100% स्पष्ट होना चाहिए कि पटरी या तो बिल्कुल सीधी है या फिर पूरी तरह से मुड़ी हुई है। मतलब मशीनों की दुनिया में बीच का कोई रास्ता नहीं होता। कोई गुंजाइश ही नहीं है। मशीनें सिर्फ 0 और 1 की भाषा समझती हैं। लेकिन देखिए, असली दुनिया में गड़बड़ियां होती हैं। मान लीजिए उन खिसकती हुई पटरियों के बीच में कोई पत्थर का टुकड़ा फंस जाए या मोटर में कोई खराबी आ जाए। ऐसे में वो भारी लोहे की पटरी न तो पूरी तरह से सीधी हो पाती है और न ही पूरी तरह से मुड़ पाती है। अरे बाप रे, मतलब वो बीच में अटक जाती है। हाँ, वो बीच में कहीं अधर में लटक जाती है। इस अवस्था में पैनल पर न तो NWKR रिले संकेत देती है और न ही RWKR। सिस्टम पूरी तरह से ब्लाइंड हो जाता है, अंधा हो जाता है। और तब वो लाल बत्ती फ्लैश करने लगती है। बिल्कुल, लाल बत्ती लगातार जलने बुझने लगती है और रेलवे की दुनिया में इस जानलेवा स्थिति को ही
आउट ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस कहा जाता है। ये एनालॉजी तो रोंगटे खड़े कर देने वाली है। मतलब आधुनिक रिश्तों में हम अक्सर मिक्स सिग्नल्स की बात करते हैं ना। हाँ, बहुत आम बात है आज के दौर में। पर इसे सुनने के बाद मुझे लग रहा है कि ये किसी लोडिंग स्क्रीन की तरह नहीं है जहां इंसान बस इंतजार कर रहा है। ये तो स्थिति की तरह है, जैसे कोई हवाई जहाज से छलांग लगा दे और उसका पैराशूट सिर्फ आधा खुले। बहुत सही कहा आपने। अब वो इंसान ना तो वापस जहाज में जा सकता है और ना ही सुरक्षित जमीन पर उतर सकता है। वो आसमान में एक भयानक जानलेवा अधर में लटका हुआ है। हमारा इश्क बस आउट ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस बनकर रह गया। मतलब एक ऐसा रिश्ता जो न पूरी तरह अपनाया जा रहा है न छोड़ा जा रहा है। और पता है, रेलवे में अगर कोई स्टेशन मास्टर इस आउट ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस वाली पटरी पर किसी ट्रेन को गुजरने का सिग्नल दे दे तो क्या होगा? क्या होगा? ट्रेन के पहिए उस फंसी हुई पटरी पर जाते ही अपनी दिशा खो देंगे। एक भयानक डिरेलमेंट होगा। ट्रेन पटरी से उतर जाएगी और सैकड़ों जाने जा सकती हैं। ओह गॉड! कवि ने यहाँ यही चेतावनी दी है। जब कोई इंसान एक ऐसे रिश्ते में फंस जाता है जहां सामने वाला कोई स्पष्ट फैसला नहीं ले रहा, तो वो अनिश्चितता आखिरकार एक मानसिक और भावनात्मक डिरेलमेंट का कारण बनती है। ये वो मोड़ है जहां इंसान सबसे ज्यादा टूटता है, क्योंकि उसे यही नहीं पता होता कि उसके पैरों के नीचे की जमीन आखिर किस तरफ जा रही है। सच में? हाँ। पारंपरिक शायरी में इसी असमंजस को भंवर या तूफान कहा जाता है, जिसमें ना एक तरह का ड्रामा है, एक रोमांस है। लेकिन आउट ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस एक ठंडी मशीनी चेतावनी है जो सीधे सीधे विनाश की ओर इशारा कर रही है। बिल्कुल। हालांकि ये अनिश्चितता हमेशा तो नहीं चल सकती ना। एक कंट्रोल रूम में बैठा इंजीनियर किसी पटरी को हमेशा के लिए फ्लैश करता हुआ नहीं छोड़ सकता। सवाल ही नहीं उठता। उसे आखिरकार एक फैसला लेना ही पड़ता है। और कविता का अगला हिस्सा इसी फैसले की बात करता है, जो धुंध को तो हटाता है, लेकिन जो सच्चाई सामने लाता है वो बहुत निर्मम है। हाँ, क्योंकि सिस्टम को सुरक्षित करने के लिए रेलवे में इंटरलॉकिंग का सिद्धांत काम करता है। इंटरलॉकिंग? हाँ, अनिश्चितता को खत्म करके स्टेशन मास्टर जब किसी एक ट्रेन के लिए रास्ता तय कर देता है, तो वो बटनों के जरिए एक रूट सेट करता है। एक बार पैनल पर रूट सेट हो गया तो पूरा का पूरा रास्ता इलेक्ट्रॉनिक और मैकेनिकल तरीके से लॉक हो जाता है। तो यहाँ कविता की पंक्तियां सीधे दिल पर चोट करती हैं। पंक्तियां हैं, तुम्हारे दिल के पैनल पर किसी और का रूट सेट हो गया, उम्मीदों का ट्रैक रिले यानी TPR हमेशा के लिए ड्रॉप हो गया। मतलब ये बहुत ही विचारणीय है। पुराने कवि कहते थे शीशे सा दिल टूट गया या गुलशन वीरान हो गया। ये शब्द पीड़ा तो दर्शाते हैं, लेकिन इनमें एक तरह की नजाकत है, एक खूबसूरती है। हाँ, पर दिल के पैनल पर किसी और का रूट सेट हो गया, ये बहुत ही रूखा, मशीनी और ठंडा है। ये एक ऐसा फैसला है जिसमें कोई बहस या गुंजाइश ही नहीं बची है। और इस निर्ममता को और गहराई से समझने के लिए हमें इस TPR को समझना होगा। हाँ, ये TPR क्या चीज है? TPR यानी ट्रैक प्रूफिंग रिले, और ये कोई सॉफ्टवेयर का अनुमान या कंप्यूटर स्क्रीन का ग्राफिक नहीं है। ये भौतिक विज्ञान का एक बेहद ठोस और सच कहूं तो निर्दयी सच है। वो कैसे? देखिए, रेलवे पटरियों के अंदर ना हल्का सा करंट या वोल्टेज दौड़ाया जाता है। मतलब लोहे की पटरियों में बिजली होती है? बहुत मामूली सी। हाँ। जब तक पटरी खाली है, ये करंट एक रिले को ताकत देता रहता है और रिले पिकअप यानी सक्रिय स्थिति में ऊपर उठी रहती है। सिस्टम को पता होता है कि रास्ता एकदम साफ है। तो अगर हम इसे कविता से जोड़ें तो ये करंट एक तरह से उस उम्मीद की तरह है जो खाली रास्ते पे लगातार दौड़ रही है। बहुत खूब, बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन जैसे ही कोई ट्रेन उस पटरी पर आती है, क्या होता है? ट्रेन के लोहे के पहिए और उसका भारी भरकम एक्सल उन दोनों पटरियों को आपस में जोड़ देता है। ओके। इससे वो हल्का करंट आगे जाने के बजाय ट्रेन के पहियों के जरिए शॉर्ट सर्किट होकर सीधे जमीन में चला जाता है। ओह, तो वो जो रिले उठी हुई थी उसका क्या होता है? जैसे ही करंट टूटता है, वो TPR रिले अपनी ताकत खो देती है और गुरुत्वाकर्षण के कारण भौतिक रूप से, मतलब फिजिकली, नीचे गिर जाती है, यानी ड्रॉप हो जाती है। भारी पहियों ने उस उम्मीद के सर्किट को काट दिया है। यार, ये तो सच में दिमाग घुमा देने वाली बात है। मतलब TPR का ड्रॉप होना किसी की कल्पना नहीं है। बिल्कुल नहीं। यह इस बात का भौतिक अकाट्य प्रमाण है कि कोई सैकड़ों टन भारी चीज उस जगह पर आ चुकी है और उसने उस जगह पर कब्जा कर लिया है।
सोचिए, कविता के नायक के लिए ये कितना भयानक एहसास रहा होगा। सही बात है। वो इतने दिनों से उस फ्लैश करते हुए अनिश्चित रिश्ते में इसी उम्मीद में था कि शायद पटरी उसकी तरफ मुड़ जाए, लेकिन अचानक उसे पता चलता है कि प्रेमिका के दिल में किसी और की फुल फ्लेज्ड एंट्री हो चुकी है। और जैसे ही वो दूसरा व्यक्ति जिंदगी में आता है, पुरानी उम्मीदों का टीपीआर हमेशा के लिए ड्रॉप हो जाता है। और मशीनों की दुनिया में कोई भावना तो होती नहीं है। जब टीपीआर ड्रॉप होता है तो कंट्रोल रूम की स्क्रीन पर वो जो खाली सफेद लाइन दिख रही थी, वो तुरंत लाल रंग में बदल जाती है। लाल रंग जो खतरे का या रुकने का प्रतीक है। हाँ, जो ये चीख चीख कर कहता है कि अब यहाँ किसी और का कब्जा है। जो रिश्ता आउट ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस था, वो पूरी तरह से किसी और के लिए लॉक हो चुका है। यहाँ कविता में हमेशा के लिए शब्द बहुत अहम है। वो क्यों? क्योंकि रेलवे में तो ट्रेन गुजरने के बाद टीपीआर वापस पिकअप हो जाता है, करंट वापस आ जाता है। लेकिन इंसानी रिश्तों में जब विश्वास का सर्किट एक बार किसी और के आने से टूटता है, तो वो ट्रैक अक्सर हमेशा के लिए ड्रॉप ही रहता है। ये बहुत गहरी बात कही आपने। पर देखिए, इंसान का दिल कोई रिले स्विच तो है नहीं कि बस बिजली कटी और तुरंत भावनाएं खत्म हो गईं। हाँ, वो तो है। इंसानी फितरत बहुत अजीब है। सब कुछ खत्म हो जाने के बाद, सामने वाले के आगे बढ़ जाने के बाद भी एक हताश और शायद थोड़ी बेवकूफ़ी भरी उम्मीद बची रहती है। दिमाग जानता है कि सब खत्म है, लेकिन दिल फिर भी इंतजार करता है। बिल्कुल, इंसान आसानी से हार नहीं मानता। और कविता का अंतिम हिस्सा इसी मनोवैज्ञानिक पीड़ा को एक बेहद तकनीकी रेलवे नियम के जरिए समझाता है। पंक्तियां हैं, हम 120 सेकंड के टाइमर सा तुम्हारे लौटने की राह देखते रहे। कोई और तुम्हारे दिल के ब्लॉक सेक्शन का लाइन क्लियर ले गया। मतलब थोड़ा आसान भाषा में समझाएंगे। हाँ, मान लीजिए एक स्टेशन मास्टर ने किसी ट्रेन के लिए रूट सेट कर दिया है। ठीक है। सिग्नल हरा हो चुका है, ट्रेन पूरी स्पीड में आ रही है, लेकिन अचानक उसे एहसास होता है कि कोई भारी गलती हो गई है और वो घबराहट में रूट को कैंसिल कर देता है। ओके, तो सिग्नल तुरंत हरे से लाल हो जाएगा। बिल्कुल। अब लॉजिक तो ये कहता है कि स्टेशन मास्टर तुरंत वो ट्रैक किसी दूसरी ट्रेन को दे दे ताकि काम चलता रहे। लेकिन अगर वो ऐसा करेगा तो तबाही मच जाएगी ना। जो ट्रेन पहले से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आ रही थी, उसके ड्राइवर ने तो हरा सिग्नल देख लिया था। एग्जैक्टली। इतने भारी इंजन को अचानक लाल सिग्नल देकर ब्रेक लगाने और पूरी तरह रुकने में काफी दूरी और समय लगता है। वो तुरंत तो रुक नहीं सकते। हाँ, मोमेंटम की वजह से वो फिसलते हुए आगे जाएगी। सही कहा। अगर सिस्टम तुरंत किसी और ट्रेन को उसी ट्रैक पर भेज दे, तो दोनों ट्रेनों की आमने सामने की टक्कर एकदम निश्चित है। इसी विनाश को रोकने के लिए रेलवे का सिस्टम एक टाइम डिले लागू करता है। जैसे ही रूट कैंसिल होता है, सिस्टम पूरी तरह से लॉक हो जाता है और 120 सेकंड की उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। 120, 119, 118। अरे बाप रे! तो ये एक ऐसा डेड जोन है जहां कुछ भी नया नहीं किया जा सकता। स्टेशन मास्टर सिर्फ उस लाल बत्ती को स्क्रीन पर चमकते हुए देख सकता है। वो पूरी तरह से बेबस है। बिल्कुल बेबस। वो अपनी किसी भी मशीन को कमांड दे ही नहीं सकता। उसे हर हाल में उन 2 मिनटों तक सिर्फ और सिर्फ इंतजार करना होता है, ताकि अगर कोई ट्रेन सिग्नल पार कर भी गई हो तो उसे रुकने का पूरा मौका मिल जाए। ये एक नितांत बेबसी का समय है। और यही बेबसी उस प्रेमी की है। जब प्रेमिका ने किसी और का रूट सेट कर लिया, तो पुराने प्रेमी के दिमाग में वो 120 सेकंड का टाइमर शुरू हो गया। हम सब ने जिंदगी में कभी ना कभी इस टाइमर को महसूस किया है। ये वो वक्त होता है जब इंसान अपना फोन बार बार चेक करता है, पुरानी चैट्स को बिना वजह स्क्रॉल करता है। हाँ, वो एक्सेप्टेंस नहीं आ पाता। बिल्कुल। उसे पता है कि दरवाजा बंद हो चुका है, लेकिन वो फिर भी बाहर खड़ा रहता है कि शायद कोई एक आखिरी चमत्कार हो जाए। शायद सामने वाला अपना नया फैसला कैंसिल कर दे और वापस लौट आए। ये एक ऐसा इंतजार है जहाँ इंसान के हाथ में कुछ नहीं होता सिवाय उस अदृश्य टाइमर की उल्टी गिनती गिनने के। लेकिन देखिए, वो टाइमर भी आखिरकार शून्य पर पहुंचता ही है। कोई भी इंतजार अनंत नहीं होता, और जब वो टाइमर खत्म होता है तो वास्तविकता की आखिरी मोहर लग जाती है। जो कि कविता में ब्लॉक सेक्शन और लाइन क्लियर के जरिए बताया गया है। हाँ, रेलवे में ब्लॉक सेक्शन 2 स्टेशनों के बीच की उस दूरी को कहते हैं जहां सुरक्षा का सबसे कड़ा नियम लागू होता है। इस सेक्शन का नियम है कि एक समय पर एक ब्लॉक सेक्शन में सिर्फ और सिर्फ एक ही ट्रेन मौजूद रह सकती है। मतलब ये कोई आम रास्ता नहीं है, ये एक एक्सक्लूसिव और पूरी तरह से आरक्षित जगह है जहां किसी दूसरे का दखल पूरी तरह से वर्जित है। एकदम सही। और इस ब्लॉक सेक्शन में प्रवेश करने की जो आधिकारिक अनुमति होती है, उसे लाइन क्लियर मिलना कहते हैं। ओके। पुराने जमाने में इसके लिए लोहे का एक ठोस टोकन दिया जाता था जो ड्राइवर अपने पास रखता था।
जिसके पास वो टोकन है, सिर्फ उसी को उस ट्रैक पर राज करने का अधिकार है। अच्छा। जब कोई दूसरा लोको पायलट स्टेशन पर आता है तो उसे साफ बता दिया जाता है कि लाइन क्लियर किसी और को दे दिया गया है, आप आगे नहीं जा सकते। उफ, तो जब कवि लिखता है कि कोई और तुम्हारे दिल के ब्लॉक सेक्शन का लाइन क्लियर ले गया, तो ये सारी उम्मीदों के ताबूत में आखिरी कील की तरह है। बिल्कुल। की व्यक्ति की जगह होती है, अब वहां किसी और को आधिकारिक लीगल एंट्री मिल चुकी है। हाँ, वो जो प्यार का टोकन था वो अब किसी और के हाथ में सौंप दिया गया है। पुराने प्रेमी के लिए अब कोई जगह नहीं बची, उसे हमेशा के लिए स्टेशन के आउटर सिग्नल पर छोड़ दिया गया है, जहां से वो सिर्फ दूसरी ट्रेन को अपनी जगह से गुजरते हुए देख सकता है। अब आप इस पूरी कविता की यात्रा को देखिए। शुरुआत में जो एक उम्मीद थी, एक फ्लैश करता हुआ इंडिकेशन था, एक ऐसा रिश्ता जो कहीं फंसा हुआ था, वो तमाम तकनीकी और क्रूर रेलवे नियमों से गुजरते हुए आखिरकार एक ऐसे ब्लॉक सेक्शन पर आकर खत्म होता है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं है। ये कविता इसलिए इतनी प्रभावी है क्योंकि इसमें कोई चीख पुकार नहीं है, आंसुओं का जिक्र नहीं है। इसमें सिर्फ मशीनों की तरह काम करने वाले कुछ ठंडे नियम हैं जो किसी की जिंदगी में आए उस भयानक सन्नाटे को शब्दों में ढाल रहे हैं। बिल्कुल। इस पूरी चर्चा को अगर हम एक सूत्र में पिरोएं तो ये स्पष्ट होता है कि भावनाओं को व्यक्त करने के लिए हमेशा चांद तारों की जरूरत नहीं होती। सही बात है। जब हम जटिल मानवीय भावनाओं को एक रूखे गणितीय और तकनीकी चश्मे से देखते हैं तो वो दर्द और भी ज्यादा वास्तविक लगने लगता है। पैनल पर रूट सेट होना किसी शीशे के टूटने से कहीं ज्यादा पक्का और न पलटे जाने वाला फैसला महसूस होता है, क्योंकि इसके पीछे तो भौतिक विज्ञान के नियम खड़े हैं। इस आराम कवि ने सच में ये साबित कर दिया है कि रूपक या मेटाफर सिर्फ प्रकृति के पास नहीं है। सर्किट बोर्ड की उलझनों, तारों के जाल और भारी मशीनों की कार्यप्रणाली में भी इंसानी जिंदगी का अक्स छुपा हुआ है, बस उसे देखने वाली नजर चाहिए। बिल्कुल। और यही बात एक बहुत ही गहरे सवाल को जन्म देती है जो मैं आज के हमारे श्रोताओं के लिए यहाँ छोड़कर जाना चाहती हूँ। जी बताइए। देखिए, हम 21वीं सदी में जी रहे हैं। हमारी जिंदगी अब बाग बगीचों या नदी किनारों पर नहीं बीतती। हमारे दिन लैपटॉप की स्क्रीन्स के सामने, सर्वर रूम्स के शोर में या किसी अस्पताल के सफेद ट्यूबलाइट्स के नीचे गुजरते हैं। हाँ, हमारा पूरा जीवन इन मशीनों, कोड्स और स्प्रेडशीट्स के इर्द गिर्द सिमट कर रह गया है। तो फिर क्या ये संभव नहीं है कि हमारे इन रोजमर्रा के नीरस प्रोफेशन में ही आज के दौर की सबसे बड़ी कविताएं छुपी हों? ये तो सोचने वाली बात है। क्या पता सॉफ्टवेयर कोडिंग की किसी उलझी हुई पाइथन स्क्रिप्ट में, या किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट के बैलेंस शीट के मिसमैच में, या फिर किसी डॉक्टर के लिखे गए ईसीजी रिपोर्ट के उन ग्राफ्स में कोई बहुत गहरी अनकही भावना दर्ज हो। हो सकता है किसी सर्वर के क्रैश होने में किसी का टूटता हुआ रिश्ता छुपा हो। उन्हें बस एक ऐसे कवि की तलाश है जो उस तकनीकी शोर के बीच धड़कते हुए इंसानियत के दिल को सुन सके। बिल्कुल। शायद दुनिया का अगला सबसे महान प्रेम गीत किसी पहाड़ की चोटी से नहीं, बल्कि किसी एयर कंडीशन डेटा सेंटर के सर्वर रूम से लिखा जाएगा। अगली बार जब आप किसी कंट्रोल रूम के बाहर से गुजरें और वहां लाल बत्ती फ्लैश होती देखें तो याद रखिएगा कि वो सिर्फ मशीन की खराबी नहीं है। हाँ, हो सकता है वो किसी की कहानी हो जो बस आउट ऑफ करस्पॉन्डेंस रह गई।